हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो ये हमारी है सीटेट एसएसटी की 5th क्लास है। इससे पहले जो है 4 क्लासेस आ चुकी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। पेपर बहुत नज़दीक है, तो सारी प्लेलिस्ट जो हैं हमारी सीटेट से संबंधित, आप उन सभी को एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस रहता है रिपीट होने का और आपको टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे इसके साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हम अपनी सीटेट की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना है आपको। तो लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदारी जो है की जा सकती है, आपको बताना है कि लोकतंत्र में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, कि लोकतंत्र में किस किस तरीके से भागीदारी की जा सकती है। अब विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तर दिए गए हैं। उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी, यहाँ पर बोला एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। कौन सा विद्यार्थी है जो कि एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट, कौन सा बच्चा है जो टू द पॉइंट आंसर दे रहा है, आपको ये बताना है टू द पॉइंट कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है। इसी से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित उत्तर पहला है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। सेकंड है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। थर्ड है चुनाव में मतदान द्वारा। और फोर्थ है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं और भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। पूछा गया है क्वेश्चन, लोकतंत्र में किन किन तरीके से भागीदारी होती है, और यहाँ पर बोला गया था टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। देखिए पहला और लास्ट वाला जो आपका आंसर है वो टू द पॉइंट नहीं है, वो जो है काफ़ी बड़ा विस्तार से बताया गया है, तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। सेकंड और थर्ड में देखें आप, यहाँ पर सिर्फ चुनाव की बात की गई है, तो चुनाव की बात भी करेक्ट नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन में आपका मतदान होता है। यहाँ पर लोकतंत्र जो है यहाँ पर बताया था, लोकतंत्र में किस तरीके से भागीदारी होगी, मतदान के द्वारा होगी, धरना करके होगी, रैली द्वारा होगी, और सामाजिक आंदोलन जो करते हैं व्यक्ति लोग मिलकर, वही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदारी हो सकती है, ये 4 तरीके हैं, और ये जो है टू द पॉइंट आंसर दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इंक्लूड किए गए, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट, तो ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है कि साप्ताहिक बाजार कौन से होते हैं। साप्ताहिक बाजार जो कि सप्ताह में एक बार लगते हैं। वहीं जो है शॉपिंग मॉल जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपको दिखते हैं। तो ये जो है इनमें अंतर क्या है, यही बच्चों से पूछा गया है। तो अब जो है इस जो विद्यार्थियों अपनी तुलना अंतर कर पाने की जो क्षमता का प्रदर्शन करने में कौन जो है असफल दिखता है, आपको बताना है। ये जो तुलना की जा रही है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसमें तुलना नहीं कर पाया है। तो आपको जो है पहले पढ़ना है चारों ऑप्शन। तो साप्ताहिक बाजार में पहला ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान जो है सस्ती दरों पर मिलता है, और वहीं जो शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान जो है कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। सस्ता मिलता है जो साप्ताहिक बाजार में होता है सामान, और अगर आप शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ खरीदते हैं वो आपको 5000 में मिल रही है, वही साप्ताहिक बाजार से आपको शायद 1000 या 500 तक मिल जाए। तो वो जो है सस्ती दरों पर मिलती है। ये बात जो है कंपैरिजन बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये रेट को लेकर किया गया, पैसे से रिलेटेड किया गया। वहीं सेकंड है कंपैरिजन, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, तो बिल्कुल सही है, ये सप्ताह में एक बार लगता है, कुछ ही जगह लगता है। और जबकि शॉपिंग मॉल में जो है दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। वहाँ पर जो है आपने देखा भी होगा, शॉपिंग मॉल में गए हों आप, कि वहाँ पर जो है दुकानें जो हैं काफ़ी टाइम तक वहीं पर ही रहती हैं, तो जो है लंबे समय तक रहती हैं। ये भी कंपैरिजन किसके आधार पर किया है, वहाँ की दुकानों के आधार पर कंपैरिजन किया गया है। थर्ड, साप्ताहिक बाजार जो है छोटे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। साप्ताहिक बाजार आपने शहरों में भी देखे होंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं आप। और जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। ये भी बात सही है, ये इसके बारे में है, इससे रिलेटेड है कि कहाँ लगते हैं, कि वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, और ये जो है शॉपिंग मॉल शहरी क्षेत्रों में ही, क्षेत्र के आधार पर तुलना की गई। अब लास्ट है हमारा, देखिए 3 ऑप्शन तो कट हो गए, तो लास्ट ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुलना करने में जो है, जो तुलना की गई है, अंतर किया गया है, उसमें कौन व्यक्ति जो है असफल रहा,
लास्ट ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं बहुमंजिला इमारत होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलें होती हैं। तो ये जो हैं दो चीज़ें अलग अलग बात कर ली गई। बात तो ठीक है इसमें, पर कंपैरिजन नहीं किया गया। वहाँ पर बात की गई कि जो है सप्ताह के किसी एक दिन लगते हैं, और यहाँ पर ये कंपैरिजन ये होना चाहिए था कि ये जो है हमेशा जो है उसी जगह लगे रहते हैं। तो ये नहीं किया, उसकी जगह आपका लिखा है कि बहुमंजिला इमारत होती है, या तो इमारत के बेस पर होता तो ये जो है सड़कों पे लगाए जाते हैं, इस तरीके से हो सकता था कंपैरिजन। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाता है। यही इसका जो है अंतर करने में असफल रहा विद्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी जो है प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी जो है सपाट नहीं होती तो मानचित्र कैसे कुछ सपाट दिखते। तो जो पृथ्वी है वो जो है ये बोल रहे हैं कि सपाट नहीं है। पृथ्वी तो हम बता रहे हैं कि सपाट नहीं है, पर जो है मानचित्र जब वो देखते हैं बच्चे तो वो बोल रहे हैं कि मानचित्र जो बिल्कुल प्लेन दिखता है, सीधा दिख रहा है। और इस प्रश्न से जो है संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है कि आप जो है बच्चों को कैसे क्लियर करेंगे कि जो ये जो सपाट की बात हो रही है कि मानचित्र जो है सपाट होता है और वहीं पृथ्वी तो सपाट नहीं है, तो आप क्लियर कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो है ये वर्ल्ड मैप है, ये मानचित्र है, तो मानचित्र जो है बिल्कुल सपाट होता है। वहीं जो है ग्लोब, ये ग्लोब का जो है ये पृथ्वी का जो है एक जो है वास्तविक जो है चित्रण हुआ, या वास्तविक जो है किस तरीके से दिखेगी उसका जो है एक रूप है। तो अब जो है इससे जो है हमें जो है हम जो है इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझा सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सपाट नहीं है, तो बच्चों को क्लियर है, पर मानचित्र सपाट है। तो इसको किस तरीके से क्लियर करें। फर्स्ट ऑप्शन है सजीवता के साथ यह दिखाना कि मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। देखिए मानचित्र जो है उसका जो है सीधा कर दिया गया है ताकि आपको क्लियर हो जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है, कि रशिया है यहाँ पर चाइना है, यहाँ इंडिया है, यहाँ ब्राज़ील है, ये जो है आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है ग्रीनलैंड है। इसको क्लियर करने के लिए उसे सपाट किया गया ताकि आप जो है क्लियर लोकेशन देख सकें। और ग्लोब जो है बता रहा है कि किस तरीके की दिखती है पृथ्वी। दोनों चीज़ें जो हैं हमें मानचित्र और ग्लोब जो हैं हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। तो सजीवता से यह दिखाना कि हम जो है मानचित्र और ग्लोब को हम जो सामने रखकर एक्सप्लेन करें बच्चों को कि ये जो है दोनों ही चीज़ें मिलती जुलती हैं। जो है यहाँ पर जो है वो चीज़ जो है सीधी प्लेन कर दी गई है, और यहाँ पर जो है वही चीज़ जो है उस आकृति में दी गई है। इसी को ही जब जो है हम सीधा कर देंगे तो वो जो है एक मानचित्र बन गया। ये जो है 3D है और वो जो है 2D है, ये 2D हो गया। अब ऑप्शन तो हमें करेक्ट मिल गया, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाने से हो जाएगा कि काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें क्लियरेंस चाहिए। उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना, स्वयं पता लगाने के लिए कहेंगे तो फैसिलिटेटर का काम है, टीचर का, तो वो फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे। तो बच्चे अपने आप पता लगाने के लिए तो नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, ग्लोब दिखाने से काम नहीं चलेगा, ग्लोब दिखाकर और मानचित्र दिखाकर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानचित्र और ग्लोब दिखाकर हम उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। देखिए सामाजिक विज्ञान का कला के साथ बिल्कुल संबंध है, ये बात सही है। सेकंड है चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकलाकृति इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण के रूप में निरूपित होते हैं, ये बात भी सही है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप सोर्सेज, स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। 6th क्लास में ये स्रोत से संबंधित एक चैप्टर भी है स्टार्टिंग में, कि स्रोतों को आप कैसे पहचानते हैं। उन स्रोतों में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हिस्ट्री में जैसे हड़प्पा काल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो वो चीज़ें जो है मूर्तियाँ होती हैं, चित्रकलाएँ होती हैं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ होती हैं, तो ये जो है कला से संबंधित हैं। तो कला का संबंध जो है सामाजिक विज्ञान के साथ है, तो दोनों ही चीज़ें हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसका कथन भी और तर्क भी, और ये जो है व्याख्या भी सही है इसकी, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, कथन है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित। देखिए साक्ष्य आधारित है ये हमारी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अनुभाविक है कि अनुभव के आधार पर, और सत्यापनीय है। यही सत्यापनीय क्या होता है, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम इसे, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति इसी तरीके की है। अब कथन क्या है, दूसरा कथन क्या है,
इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, कि एक घटना से हम जो है पूरा व्याख्यान होता है उसमें, कि उसी की तरफ ले जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक घटना से हम उसकी लोकेशन के बारे में, वो कहाँ चीज़ हुई और अन्य जगह पर हुई है या नहीं हुई। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गेहूं और जौ सबसे पहले जो है विश्व में कहाँ मिले, तो ये जो है गिरनार की पहाड़ियों में मिले, और गिरनार की पहाड़ियों के बाद कहाँ मिले, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं कहाँ, यही जो है हमारा जो है लेट होती चली जाती है चीज़ें आगे। तो हमारे जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं, दोनों कथन ए और बी जो हैं हमारे सही हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाता है। रोजी जो है 6th क्वेश्चन है हमारा। रोजी एक महिला है, महिला का नर्स के रूप में। अच्छा, रोजी जो है एक टीचर है, महिला जो है उनको नर्स के रूप में दिखा रही हैं, और पुरुष जो है उसे अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर के रूप में चित्रण किया। इसके पीछे कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि महिलाएं जो हैं क्या बन सकती हैं, अच्छी नर्स होती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर क्या क्या है, धैर्यवान हैं, वो सौम्य होती हैं। और जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, तो महिलाएं जो है तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। तो ये बात बोलनी है रोजी। उन्होंने जो है एक महिला को जो है नर्स के रूप में प्रदर्शित किया, वहीं एक पुरुष को इंजीनियर यानी अभियंता के रूप में प्रदर्शित किया। बोल रही हैं कि महिलाओं के अंदर जो, क्योंकि एक जो है धैर्यवान और सौम्य जो होती हैं महिलाएं, तो वो जो है नर्स बन सकती हैं। वहीं जो है साइंटिफिक नॉलेज के लिए जो है पुरुष उसमें बेस्ट हैं और वहाँ महिलाएं नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर इंजीनियर के तौर पर एक पुरुष को रखा। अब ये जो बात की उन्होंने, रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है, जो रोजी का जो कथन है ऊपर जो बात की रोजी ने, ये क्या जो है परिवर्तित करता है। ये जेंडर स्थिरता दिखा रहा है, रूढ़िबद्धता दिखा रहा है, वर्गीकरण दिखा रहा है, या भेदभाव दिखा रहा है। देखिए इसमें जो है ये प्री जो है कंसीव जो है एक दिमाग में जो सोच है वो चल रही है कि महिलाएं सिर्फ यही कार्य कर सकती हैं और पुरुष यही कार्य कर सकते हैं। और ये जो है कहाँ पर आता है, ये रूढ़िवादिता है, एक रूढ़िवादिता है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ यही कर सकती हैं और पुरुष ये कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, पुरुष भी एक अच्छे नर्स हो सकते हैं और महिला जो है एक अच्छी इंजीनियर हो सकती है। अभी जो है हम कल क्वेश्चन में कर रहे थे जिसमें बात की हमने, एक महिला जो है वहाँ पर आर्मी में जो है एक डॉक्टर के रूप में जो है कार्य कर रही थी। तो ये जो है महिला जो है और पुरुष में जो है इस तरीके का भेदभाव करना जो है ये रूढ़िवादिता है, ये रूढ़िवादिता को दिखाता है, जिसमें हम पहले से ही अपने कुछ जो है चीज़ें मान चुके हैं कि ये जो है इसके लिए बनी है फील्ड, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आ चुके हैं। भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए आपने जो है शिक्षा शास्त्रीय जो है विधि श्रेष्ठ होगी, कौन सी जो है बेस्ट विधि होगी, जिसमें हमें बताना है बच्चों को क्या इंट्रोड्यूस करना है कि चुनाव किस तरीके से कराए जाते हैं, चुनाव में क्या होता है, तो बच्चों को इसमें कैसे इन्वॉल्व करें। हम बच्चों को जो है ऐसे जो है कुछ स्कूलों में एक प्रक्रिया होती है, एक एक्टिविटी कराई जाती है जहाँ पर क्या किया जाता है, संसद किस तरीके से चलती है उसी का ही एक जो है प्रतिरूप होता है। वहाँ पर जो है बच्चे जो हैं सामने बैठकर देखते हैं और कुछ बच्चे जो हैं संसद में जो कार्यवाही होती है उसके लिए कुछ नेता बनते हैं, कुछ जो हैं उसके जो हैं अलग अलग जो हैं पद लिए होते हैं और उसमें जो है चर्चाएं होती हैं। संसद में जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं इसी तरीके से वहाँ पर बच्चों के द्वारा चर्चाएं की जाती हैं। तो ये जो है एक बेस्ट मेथड है कि हम जो हैं जो सरकारें हैं वो किस तरीके से संसद में जब सरकार बनती है तो लोग वो जो लोग हमने चुनकर भेजे हैं वो संसद में किस तरीके से कार्रवाई होती हैं। तो बच्चों को जो है ये कब सिखाया जाएगा, अगर हम टीवी पर ये दिखाएं या वीडियोज़ से दिखाएं तो ये जो है उनको समझ में जो है इतना क्लियर नहीं होगा। जब वो खुद उसे परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट एक्सपीरियंस होगा उनका, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट है। उसे देखकर सीखने से ज़्यादा वो खुद कर सीखेंगे तो बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमें भारत में चुनाव प्रक्रिया से सुपरिचित कराना है बच्चों को तो इसमें से कौन सी विधि बेस्ट होगी। तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए भेजना, तो अगर पड़ोस में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर भेजने से तो कुछ नहीं होगा। और फिर कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव का आयोजन करना, तो बात बिल्कुल सही है। हम जो हैं क्लास में जो हैं ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जब कराएंगे तो बच्चों को एक
इलेक्शन किस तरीके से होता है, उसमें जैसे बच्चों में से कुछ कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, फिर कैंडिडेट जब सामने खड़े होंगे क्लासरूम के सामने, तो वो अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या वो करना चाहते हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर जो है बच्चे, सभी बच्चे वोट देंगे उनके लिए, कैंडिडेट के लिए, कि कौन सा कैंडिडेट उन्हें पसंद है। तो ये चुनाव प्रक्रिया को समझने का एक जो है तरीका जो है क्लासरूम में जो है हो जाएगा, जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। और ऑप्शन देखते हैं, स्थानीय चुनाव का वृत्त चित्र दर्शाना। उससे तो कुछ नहीं होने वाला कि हम जो है एक डॉक्यूमेंट्री जो है बच्चों को दिखाएं, इससे बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं सीखने वाला। और किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, कि हम विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। देखिए ये सभी पॉइंट ठीक हैं, पर इनमें जो बेस्ट सूटेबल जो होगा पॉइंट वो यही है कि बच्चा जिसमें करके सीख रहा है। तो वो हमारा पॉइंट सेकंड हो गया, इसमें ऑर्गेनाइज एन इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु शेष संभाव्य अभ्यास होगा। जो आदिवासी हैं, जो समुदाय हैं हमारे आदिवासी समुदाय, और जो चलवासी पशुचारी जो एक जगह से दूसरी जगह जो हैं अपने जो पशुओं को लेकर इधर उधर जाते रहते हैं, उनसे संबंधित अगर हमें क्लासरूम में बच्चों को समझाना है तो इनमें से क्या चीज़ जो है बेस्ट होगी। बकरवालों पर चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाना, कि हम जो हैं जो बकरवाल जो ग्रुप है उसके बारे में स्क्रीन एक मूवी या डॉक्यूमेंट्री दिखाएं बच्चों को। सेकंड है व्याख्यान या सेमिनार, कि हम लेक्चर और सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। थर्ड है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक एक चर्चा करें, यानी कि हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करें, उससे होगा। या फिर हम सिर्फ एक बुक पढ़ें। देखो बुक पढ़ना तो सबसे जो है लिस्ट जो है इसमें होगा, जिसमें जो है इससे बच्चे जो हैं उनके जीवन के प्रति जो है सीखने में जो है ये जो है मेथड बहुत जो है अच्छा नहीं होगा। और जो डिस्कशन करने के लिए जो है हाँ, उन्हें व्यक्ति को पता होना चाहिए। डिस्कशन करने के लिए बच्चों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी डिस्कशन अच्छा हो सकता है। तो उनको इस बारे में पता हो ज़रूरी तो नहीं है, तो पहले जानकारी होना ज़रूरी है। पहले तो जानकारी करानी है ना हमें, जीवन के प्रति उनके लिए संवेदनशील बनाना है, तो पहले उनके बारे में जाने कि वो किस तरीके का उनका जीवन होता है, किस तरीके से वो जीवन निर्वाह करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लेक्चर कराना, तो लेक्चर कराना जिसमें बच्चे जो हैं सेमिनार कराते हैं, तो लेक्चर आपके कॉलेज में भी हुए होंगे, आपके स्कूल टाइम पे भी होंगे। लेक्चर जो होते हैं या सेमिनार जो होते हैं, उसमें जो सामने जो ऑडियंस है वो पैसिव होती है। तो पैसिव ऑडियंस होगी तो वो उससे इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, इतने अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा जो है एक टाइम पीरियड होता है कि हम कब तक जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक बच्चे का उससे भी कम होता है। तो वो जो है सिखाने के लिए जो है लेक्चर मेथड, क्योंकि जब ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आप किसी भी चीज़ में तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसलिए हमारा सेकंड भी कट हो गया। फर्स्ट है स्क्रीनिंग। हम एक मूवी जो है या फिर हम एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएं जिसमें वो किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं अपने पूरे दिन, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं उनके समक्ष, उससे जो है हमारे अंदर जो है क्या हमें डेवलप करना है, हमें जो है संवेदनशील बनाना है बच्चों को। तो वो जब उन चीज़ों को देखेंगे तो ही उनके अंदर संवेदनशीलता आएगी उनके प्रति। तो ये जो है इसका बेस्ट जो है एग्जाम्पल होगा, बेस्ट जो है ऑप्शन होगा कि हम जो है उनको चलचित्र या वृत्त चित्र दिखाएं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट पर, अब जो है क्लासरूम है, क्लासरूम में जो है एक टीचर ने बोला कि आज जो है बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं जल के बारे में, जल के इस्तेमाल के बारे में, कि जल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होने वाला है। अब बच्चे जो हैं, बच्चों ने हमने दो ग्रुप में क्लास बांटी, एक जो है ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, उसमें आधे आधे स्टूडेंट्स बांट दिए गए। अब जो है हमने डिस्कशन शुरू किया गया, बच्चों ने डिस्कशन शुरू किए। अब टीचर का क्या रोल होगा यहाँ पर, टीचर क्या करेगा? टीचर सामने खड़े हैं, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में जो है अपने पॉइंट्स जो है रख रहे हैं। अब टीचर का क्या रोल होगा कि टीचर इसमें से क्या रोल निभाए? अब आपको बताना है। फर्स्ट है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। टीचर क्या करेगा? टीचर जो है अरेंज करेगा रिस्पॉन्सेज, जो बच्चे दे रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं अराउंड कॉन्सेप्ट, थीम्स और इश्यूज जो भी हैं उन सबको अरेंज करेंगे। नथिंग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंसिडर्ड ब्राइट इन द क्लास, नोट करेंगे। जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के ही थॉट्स या उनके व्यूज़ को नोट करने वाले हैं,
तो ये तो जो है गलत हो गया, ऐसा तो नहीं करना है। सभी के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ब्राइट स्टूडेंट ही अच्छा जो है अपना पॉइंट दे पाए, ऐसा भी हो सकता है कि और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें जो है बेस्ट जो है पॉइंट्स दे पाएँ अपने, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा हो उसमें या बेकार रहा हो। लिसन टू द स्टूडेंट्स बट नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बच्चों के जो पॉइंट्स हैं अगर सामने लिखे जाएंगे तो हमारा वो जो कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी है लास्ट में वो समराइज होने के लिए ईजी रहेगा। तो वो जो है, और बच्चे भी जो हैं इसमें अगर उनका पॉइंट लिखा जाएगा तो वो और पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे। तो रिकॉर्ड नहीं करना तो एक गलत है। रिकॉर्डिंग एवरी वर्ड, अगर आप हर वर्ड डिस्कशन का ऐड करने वाले हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड जो है इतना बड़ा नहीं है, सब कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। पता चला आपका डिस्कशन ख़त्म हो गया, पर जो बोर्ड है वो बोर्ड पर जो है इतना सारी चीज़ें लिख दी गई कि अब जो है उस पर जगह नहीं बची, क्योंकि आपको ऐड करना है उतनी ही चीज़ें जो कि सही हैं, जो आप जो डिस्कशन कराना चाह रहे थे उससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं वही नोट करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन अरेंज जो है आपको रिस्पॉन्स करने हैं जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हों, अराउंड कॉन्सेप्ट हो, जो आपकी थीम है उससे रिलेटेड हो और उसके इश्यूज से रिलेटेड हो, वही आपको नोट करना है। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना सही होगा। 10th क्वेश्चन है आपराधिक न्याय प्रणाली का पर पाठ खत्म। आपराधिक जो न्याय प्रणाली है यानी हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पे जो एक चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद जो है एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी जो अपर लेवल है, अपर प्राइमरी क्लासेस हैं, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में लेकर जाते हैं। तो वो कौन सा उद्देश्य अपना पूरा कर रहे हैं, कौन सा उद्देश्य इससे पूरा होगा कि अगर क्लास में जो है क्रिमिनल जस्टिस यानी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित एक चैप्टर कराया गया, उसके बाद जो है उनको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया, उसके बाद जो है ये कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा रहा है टीचर के द्वारा, न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकील, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना। देखिए, अगर न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वकील किस तरीके से कार्य करते हैं, जज किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके अनुभव आपको पता चलेंगे। तो ये सभी जो हैं, और उनसे बातचीत होगी वहाँ के कर्मचारियों से, ये तो बात बिल्कुल सही है। यही उद्देश्य है आपका वहाँ कर जानने के लिए एग्जैक्ट वहाँ पर किस तरीके से कार्य होते हैं, किस किस व्यक्ति का क्या क्या कार्य है, यही समझने में आपको मदद मिलने वाली है। सेकंड ऑप्शन है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना और व्यवस्था के बारे में भय पैदा। देखिए, यहाँ पर भय पैदा करना नहीं है ज़रूरी, उद्देश्य ये नहीं था कि आपके मन में भय पैदा हो कि बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं और केस जो हैं चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं, इसमें ये दिखाना नहीं है। दिखाना ये ज़रूरी है कि किस तरीके से कार्य होता है, क्या क्या वहाँ पर आपको जो है किस किस व्यक्ति का किस किस तरीके से कार्य किया जाता है। न्याय पाने में जो है चुनौतियों को दिखाना और भय पैदा करना ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं करा रहे हम, तो वहाँ पर जो है उसकी कार्यवाहियों को देखना जो है ये उद्देश्य था। तो ये जो बी उद्देश्य है ये नहीं है। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानूनी जो है मानने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया डराना, नेगेटिव है ये वर्ड। तो अगर हम न्यायालय में बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे डर जाएं और उनसे बोले अब जो है जो आपको जो कानून है ये मानना होगा। हमें डराना नहीं है, हमें सिर्फ परिचित कराना है कि हमारे यहाँ कानून किस तरीके से कार्य करता है। तो हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है फोर्थ में, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में लिखा है भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है, कि जो भ्रांत धारणा है, जो सिर्फ धारणाएं बनी हुई हैं कि सामाजिक विज्ञान कैसा विषय है, तो उसके बारे में क्या क्या धारणाएं बनी हुई हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है। तो जब अगर आप जो है 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ जिसे बोलते हैं, अगर आप लेते हैं तो लोगों के मन में धारणा है कि ये जो है गैर उपयोगी विषय है, आप बनेंगे क्या इससे। तो जो है ये एक धारणा बनाई हुई है, भ्रांत धारणा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आगे। हर फील्ड आजकल जो है इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप बहुत कुछ जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है एक गैर उपयोगी विषय है, ये एक जो है धारणा है, भ्रांत धारणा है।
प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। देखिए प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है ऐसा जरूर नहीं है, सभी जो विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान भी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी और सामाजिक विज्ञान भी, तो कोई श्रेष्ठ है ये कहना गलत होगा। अब हम बोले कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी का जो है इंपॉर्टेंट रोल है सभी सब्जेक्ट्स का हमारे जीवन में, तो ये जो है गलत हो जाएगा। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, कि ये तो गलत हुआ कि इसमें बात हो रही कि हम जो है तथ्य रटवा रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़वा रहे हैं तो हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है कि हम तथ्य रटें, बल्कि वो इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जो अतीत में ऐसी घटनाएं घटी और आगे हम इससे जो है सबक लें कि आगे हमारे जो भविष्य में या वर्तमान में हम ऐसी गलतियां ना दोहराएं, तो यही सिखाने के लिए की जा रही है। तो ये जो है रटने की वजह से नहीं कराई जा रही है। फोर्थ है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में है। अब ये बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो पढ़े हैं वो शिक्षाविद में ही जा सकते हैं, वो ही बन सकते हैं, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं अब तो यानी कि हमारी जो चारों ही स्टेटमेंट हैं वो भ्रांत धारणाएं हैं और चारों स्टेटमेंट हमारी ABCD हमारे ऑप्शन थर्ड में है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चों को निम्नलिखित संकल्पनाओं से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, तो किसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए टॉरिड जोन को अगर हमें समझाना है बच्चों को तो हमारे पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए टॉरिड जोन में ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं जो इनको बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड्स बोलते हैं हम इन्हें, तो इनकी आवश्यकता तो होगी ही हमें लैटिट्यूड्स। और टॉरिड जोन कौन सा होता है, जो साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री साउथ होती है, 23.5 डिग्री साउथ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और वहीं 23.5 जो है नॉर्थ में जो है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दो हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये कैप्रिकॉन है नीचे है, यानी ये जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच वाला जो जोन है, ये वाला जोन है, इसे ही हम टॉरिड जोन बोल रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हमें अक्षांश की तो आवश्यकता है ही है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है अक्षांश की आवश्यकता है, बिल्कुल सही, हमारा C आ गया। फिर हमें ग्लोब की आवश्यकता है, ग्लोब पे ही हमने ये जो है काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। और अब जो है हमारे पास B और D हो गए। देशांतर की ज़रूरत है, देशांतर की ज़रूरत तो नहीं है हमें, क्योंकि इनमें टॉरिड जोन को जानने के लिए हमें लेटी हुई लाइनें यानी अक्षांश की ज़रूरत थी, तो देशांतर की ज़रूरत नहीं है। तो A जहाँ पर भी है उस ऑप्शन को कट कर दें, A यहाँ पर था, A इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन B डायरेक्ट आ गया कि हमारा ऑप्शन B करेक्ट है। यानी हमें ज़रूरत जो है ग्लोब, आत्पन और अक्षांश की है, यानी हमें जो है ग्लोब की आवश्यकता होगी, आइसोलेशन की आवश्यकता होगी, लैटिट्यूड्स की आवश्यकता होगी, यानी हमारा BCD ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टॉरिड जोन के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान की नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामले के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। देखिए पहले जो है जो नागरिक शास्त्र जो विषय था और अब एक राजनीतिक विज्ञान, दो वर्ड हैं आपके। इसमें जो है नागरिक शास्त्र जो है, पहले हम नागरिक शास्त्र बोलते थे जिसे जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिविक्स। पहले हम सिविक्स बोलते थे और अब हम बोल रहे हैं उसे पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो है समकालीन भारत, मतलब पहले जो था भारत में जो था समकालीन भारत, मतलब वर्तमान में जो भारत है उसके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए अब जो है हम इसमें वर्तमान से संबंधित जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, उनसे संबंधित पढ़ने के लिए हमने नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान की तरफ हमने उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये बात तो सही है कि अब जो है नागरिक शास्त्र नहीं बोला जाता, सिविक्स नहीं बोला जाता, उसे पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। ये जो है सोशल साइंस का ही एक विषय है, अंतर्गत जो है एक जो है डिसिप्लिन है। तर्क क्या है इसका,
तर्क है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो नागरिक शास्त्र जो है ब्रिटिश काल की देन है। ब्रिटिश काल में जो है नागरिक शास्त्र के वर्ड का प्रयोग किया गया था, इसलिए हमने चेंज किया राजनीतिक विज्ञान में। तो तर्क भी बिल्कुल सही है, ए और आर हमारा करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर है कौन सी गतिविधि या गतिविधियाँ बच्चों में जो है समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करती हैं, कि महिलाओं के काम जो हैं उनको लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करेंगी, उसमें मदद करेंगी। कौन सी जो हैं इसमें से गतिविधियां हैं आपको बताना है। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। अब विद्यार्थी को हम कहेंगे आपको जो है महिलाओं और पुरुषों से संबंधित नारे लिखने हैं, जबरदस्त नारे लिखने हैं। तो ये जो है बराबरी के महत्व के लिए हम नारे लिखवाएं। नारे लिखवाने से कोई जो है चीज़ें होने वाली नहीं है। आलोचनात्मक जो है यहाँ पर बोतला है, आलोचनात्मक सोच। नारे लिखने से आलोचनात्मक सोच का लेना देना नहीं है। आप जो नारे में सिर्फ एक लाइन लिखने वाले हैं, वो आलोचनात्मक सोच को नहीं दिखाएगा, उसमें मदद नहीं करेगा। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, इसके बारे में विचार करना ही कि ऐसा क्यों है। देखिए, महिलाओं को कितना समय मिलता है और पुरुषों को कितना समय मिलता है पूरे दिन में। अगर एक महिला और एक पुरुष दोनों ही अगर जॉब कर रहे हैं, तो एक महिला जो है जॉब के आने के बाद भी अगर कार्य कर रही है तो उनको फुर्सत नहीं मिल रही, यानी कि उनके पास समय नहीं है। और वहीं एक पुरुष आने के बाद अगर घरेलू कार्य कर रहे हैं तो जो है ये जो है इक्वलिटी है, और वहीं वो नहीं कर रहे हैं तो ये जो है गलत है। क्योंकि हमें जो है समानता की बात कर रहे हैं एक तरफ हम, और अगर दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, सेम तरीके से जॉब पर जा रहे हैं, तो उन्हें जो है घर में भी सेम तरीके से हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है आपको मदद करेगा, ये आपकी आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का काम करेगा। कि महिलाओं के काम को लेकर जो है कि महिलाएं जो है बाहर भी काम कर रही है और घर में तो काम उनको मतलब नॉर्मल मान लिया गया है। तो ये जो है आपके अंदर एक आलोचनात्मक सोच विकसित करने का कार्य करेगा। बिल्कुल सही है। थर्ड है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़े। देखिए, जो छात्र हैं यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनके आंकड़े दिखाना कि गर्ल्स स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो कितनी रही, वो जो है कितना आ रही हैं, और उससे क्या होने वाला है उनकी नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। अगर वो रेगुलर नहीं आ रही हैं, उपस्थिति उनकी जो है यानी अटेंडेंस जो है कम है, उसके आंकड़े दिखाएं और उसी से ही हम कॉरिलेट करें कि उनके जो नौकरी पाने की जो संभावना है, अवसर हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है इससे। क्योंकि एजुकेशन के लिए डेली आना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसमें रेगुलर जाएंगे तो आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप अगर कुछ भी ना सीखें, आपकी सिंगल क्लास भी नहीं होती है, तो भी आप इंटरेक्शन करते हैं सोशली, अपने जो है जो फ्रेंड सर्कल है, अपने टीचर्स से, अपने रास्ते में जो इतनी सारी चीज़ें जाते हुए सीखते हैं। तो ये जाना जो है, जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में जो है आप सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में रहे तो आपका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, इसी की वजह से परेशानी हुई। तो मानव जो है मानव के अंदर क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे जो है अपनी बातें शेयर करनी है, उसे बातें सुननी है, अपनी बातें शेयर करनी है और दूसरे की बातें सुननी है। पर यही जो है कांटेक्ट ख़त्म हो गया था लॉकडाउन में, और इसी की वजह से मानसिक जो है बीमारियां शुरू हुई बहुत सारी। तो हम जो है यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर छात्राएं जो हैं अगर उपस्थिति कम होगी और इससे ही जो है उनके जॉब पर भी अफेक्ट करने वाला है, तो ये एक आपकी आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने वाला है बच्चों के। तो ये भी हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड यानी बी और सी इसमें ही है। तो बी और सी थर्ड वाले ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शासन व्यवस्था के विषय पर क्लास ले रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता, देखिए दो वर्ड दिए हैं, सामाजिक जागरूकता को ध्यान रखना है आपको, और आलोचनात्मक विचार कौशल, ये दोनों विकसित करने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बताना है। शासन व्यवस्था से संबंधित दो चीज़ें बोली हैं, एक सामाजिक जागरूकता और एक आलोचनात्मक विचार कौशल। तो कौन सा इसमें से बेस्ट होगा। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। सिर्फ अंतर बताने से जो है वो आलोचनात्मक नहीं होने वाला, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं बताने से भी कुछ जो है जागरूकता तो नहीं आ रही है।
सिर्फ आपको विशेषताएं बतानी है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य, अभी हमने लॉकडाउन के बारे में बात की थी, महामारी के दौरान क्या होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ जो है चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ रहा था। उन्हीं पे पड़ा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको छुट्टी ही नहीं मिली। लॉकडाउन में आपने देखा कि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं थी, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, और जो उसी से रिलेटेड हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी छुट्टी नहीं मिली। जो महामारी आने के बाद ये जो है उनके साथ जो चीज़ें हुई उन पर जो है इसका विषम रूप से प्रभाव पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर जो सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन है कि जो सेवा की जो शर्तें हैं, जो वो सेवा दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसकी जो क्या होना चाहिए, वो उनमें जो है चेंज आना चाहिए, बेहतर होनी चाहिए वो सेवा शर्तें। जो शर्तें बनाई गई हैं सर्विस से रिलेटेड वो बेहतर होनी चाहिए, उनमें जो है डिसाइड होना चाहिए कि इतने ही आवर्स आपको काम करना है। क्योंकि डॉक्टर्स की आपने देखी भी हो कि 12 आवर्स की, कभी कभी 2 3 हो जाते हैं उन्हें सेम काम करते हुए, वहीं पर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो उनमें जो है बेहतर सेवा शर्तें होनी चाहिए। तो उसी को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो जायज़ है जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं? तो अपना उत्तर का समर्थन कारण सहित दीजिए। तो बात देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसमें जागरूकता, सामाजिक जागरूकता भी है। आपको बताया गया कि जो महामारी है उससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ पड़ा और वहाँ के जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सा जो डॉक्टर्स हैं, उन पर भी जो है इसका जो है विषम प्रभाव पड़ा, और उसके लिए जो है सेवा शर्तें हैं उनमें जो है जो फॉल्ट्स थे उसके लिए जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको जो है सामाजिक जागरूकता भी दी गई और आलोचनात्मक विचार की लास्ट में दिया हुआ है कि अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए कि ये जो है क्या जायज़ है जो अपनी जो है सेवा शर्तों की जो मांग कर रहे हैं वो, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। लास्ट भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है आपके घर के आसपास जो है जल जमाव हो जाता है। अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं आप, और स्थानीय राज्य केंद्र में किस स्तर पर शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो ये आपको जो है आपके मोहल्ले में पानी भर गया है और उससे संबंधित आप शिकायत कर रहे हैं, तो ये जो है आलोचनात्मक नहीं है, सिर्फ आप जो है शिकायत कर रहे हैं। अगर वो पानी किस कारण की वजह से भर रहा है, उसका कारण क्या रहा, इससे जो है क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, ये होता और वो लेटर फिर लिखते आप, तो वो आलोचनात्मक हो जाता है। सामाजिक जागरूकता है पर आलोचनात्मक विचार कौशल इससे विकसित नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि क्या लिखती है, विद्यार्थियां साप्ताहिक बाजार की एक तुलना शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स अभी हमने बात की थी, साप्ताहिक बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात की थी कि इसमें जो है वो अंतर कर पाएंगे, तो तुलना कर पाएंगे। या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो विद्यार्थियों को अपना जो है क्या करना होगा, प्रदर्शित करने की, किस चीज़ की प्रदर्शित करने की आवश्यकता है विद्यार्थियों को कि वो जो है तुलना कर पाएँ। कॉम्प्लेक्स जो हमारा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक जो है साप्ताहिक बाजार है, उसमें तुलना कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एप्लीकेशन ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, एनालिसिस ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। देखिए कंपेयर कब कर पाते हैं, जब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। नॉलेज करने के बाद आप एनालिसिस करते हैं उसका, तो एनालिसिस जब आप करेंगे तो आप एक बेटर जो है आप कंपेरिजन कर पाएंगे। तो कंपेरिजन करने के लिए क्या चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए एनालिसिस। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनालिसिस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद को क्या बोलते हैं, भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में है। इंडियन फेडरलिज्म, इसकी समझ व सराहना की जांच के लिए जो है आप किस तरीके का मूल्यांकन परीक्षण जो है सबसे बेस्ट होगा बताना है। भारतीय संघवाद से संबंधित कौन सा बेस्ट होगा इसमें से, राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो ये जो है समझ को कब बताएगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया, वो समझ को थोड़ा ना आपने तो बता दिया, सिर्फ उसमें जो है संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो ये आपकी समझ को तो नहीं बताने वाला, यहाँ पर क्लियर नहीं होगी। सेकंड है, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो ये जो है आपके जो है
नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि इसमें जो है आपको क्या बताना है, सिर्फ किस कौन कौन से स्तर होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, तो ये भी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर। थर्ड है, आपके विचार में क्या होता कि यदि जो है राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लेता, तो ये जो है समझ, आपकी समझ विकसित करेगा भारतीय संघवाद के प्रति, कि भारतीय संघवाद में क्या जो है होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है राज्य और स्थानीय शासन अगर व्यवस्था नहीं होती तो केंद्र फैसले लेता, तो आपको इससे जो है एक समझ बनने वाली है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कैसे होता। तो ये जो है एक मूल्यांकन प्रश्न सबसे उपयुक्त है अगर हमें भारतीय संघवाद की जो है समझ और सराहना की जांच करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यानी अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन जो है हमें जो है देखना है इंडियन फेडरलिज्म का। तो उसके लिए बेस्ट होगा कि हम जो है ये कंपैरिजन कराएं कि अगर जो है ये स्टेट और लोकल गवर्नमेंट नहीं होते और सारे डिसीजन जो है सेंटर लेता तो क्या होता। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर आपको विचार करना है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? एक जो लोकतांत्रिक देश है उसको संविधान की जरूरत क्यों हुई, आपको ये बताना है। तो इनमें से आपको विद्यार्थी ने अलग अलग विद्यार्थियों ने अपने आंसर दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल है। प्रश्न को समझा नहीं है, मतलब इसमें उल्टा है। देखिए यहाँ पर जो है अगर ये पॉइंट छूट जाए कि आपको नहीं चेक कर पाए आप कि नहीं पूछा था वहाँ पर, तो आप जो है गलत आंसर दे देंगे। तो आपको पूछा है कि नहीं है, इनमें से कौन सा जो है दर्शाता नहीं है कि जो है जो विद्यार्थियों ने जो प्रश्न को समझा ही नहीं है, सही से समझा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों है। देखिए विद्यार्थी सी ने कहा है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। बात बिल्कुल सही है कि जो है कोई भी जो है किसी को परेशान ना करे, अपनी जो शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन होता है। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है गलत हो जाता है कि जो संविधान एक नियमावली दे रहा है और उसके बेसिस पर शासन किया जा रहा है, ये गलत है। और भी पढ़े, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों को मतलब उसके लिए अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो वो, और बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हैं। जो बहुसंख्यक के पास अधिकार हैं वही अल्पसंख्यकों को भी मिले। इसमें भी संविधान जो है हमारे संविधान में लिखा गया है। और विद्यार्थी ए कह रहे हैं कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, कि जो राजनेता हैं वो सत्ता का दुरुपयोग ना करें, उसके लिए भी संविधान में लिखित रूप से दिया गया है। तो हमारा जो है ऑप्शन सेकंड जो है गलत था, तो हमारा ये ऑप्शन जो है यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। अभिकथन है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया से अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु स्क्रैप बुक। देखिए स्क्रैप बुक समझने के लिए स्क्रैप बुक देख लेते हैं। स्क्रैप बुक में क्या होता है, आप जो है अलग अलग जो है चीज़ें लेते हैं, उन्हें जो है एक पॉलीथीन में बंद करके उसके नीचे लिखते हैं कि ये जो है क्या चीज़ है। तो स्क्रैप बुक में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो स्क्रैप बुक का आपको समझ में आई। एक स्क्रैप बुक जो है इज एन इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगर हमें वेजिटेशन के बारे में समझाना है बहुत टाइप्स की, तो स्क्रैप बुक वो बेस्ट मेथड है। और प्रेजेंट इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सारे जो हमारे क्षेत्रों में देशों में वर्ल्ड में जहाँ भी अलग अलग तरीके की वेजिटेशन है उसको समझाने के लिए स्क्रैप बुक क्या एक बेस्ट मेथड। बिल्कुल अभी आपको दिखाया कि स्क्रैप बुक में हम लगा सकते हैं इस तरीके से सारी वेजिटेशन, तो ये सही है। स्क्रैप बुक जो है मस्ट बी असेस्ड ओनली बाय कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन इट। तो स्क्रैप बुक को हम असेस उस बेसिस पे करेंगे क्या उसमें जो है कितने महंगे जो चीज़ें लगाई गई, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रैप बुक को हम नॉलेज के लिए बना रहे हैं, उसकी जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पर जो है ये रीज़न जो है इसका गलत हो जाएगा, तो हमारा ए जो है करेक्ट है और आर जो है फॉल्स है, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो 20 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक जांच की जो है ज्ञान की जांच करने के लिए, यानी हम जो है फैक्चुअल नॉलेज की जांच करने के लिए कौन सा जो है इसमें से बेस्ट होगा कि हम पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान चेक करें, वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, श्रेणियों का ज्ञान, या फिर रणनीतिक ज्ञान, या विषय विशेष कौशल का ज्ञान। देखिए इन वर्गीकरण करने से तथ्यात्मक जांच जो है ना ही रणनीतिक ज्ञान से, ना ही विषय विशेष से, तो ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं।
पारिभाषिक ज्ञान जो है, फैक्चुअल नॉलेज को अगर चेक करना है तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान जो है, इससे जो है हमारी जो जांच हो सकती है फैक्चुअल नॉलेज की। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाता है। ग्रीनविच जो है, जो रेखा है उस पर जो है टाइम हो रखा है 12 बज रहे हैं और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में आपसे पूछा है कि टाइम कितना होगा। देखिए अगर ग्रीनविच पर जो है टाइम दिया हुआ है, ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री माना हुआ है और 1 डिग्री के बढ़ने के साथ जो है 4 मिनट का समय जो है बढ़ता जाता है टाइम में। 45 डिग्री दिए हुए हैं, तो अगर 45 डिग्री आगे बढ़ गया है तो 45 डिग्री बढ़ गया है तो 45 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 की, तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे इतने। तो 45 में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 मिनट आ जाते हैं। 180 मिनट आ गए। 180 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो 180 को घंटे में चेंज कैसे करेंगे? 180 को घंटे में चेंज करेंगे तो हम 180 को डिवाइड कर देंगे 60 से। 60 से डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएंगे 3 आवर्स आ जाएंगे। तो 3 आवर्स आप ऐड कर दीजिए। 12 बज रहे थे ग्रीनविच पर, तो 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं तो दोपहर के 3 बज जाएंगे। 12 में 3 ऐड करेंगे तो 3 बजे आपको दिख रहा है 3 PM या 3 जो है बजे जो है 3 बजेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच से जो है 2-3 क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। देखिए पहले समुद्री गुफाएं देखते हैं। समुद्री गुफाएं को इस तरीके की होती हैं कि समुद्र के पास जो पहाड़ है उसमें से कट कर इस तरीके की गुफाएं बन जाती हैं। यहाँ पर जिस तरीके की बनी हुई है ये गुफाएं बन जाती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो निर्माण होता है समुद्री गुफाओं का, ये किस कारण की वजह से होता है? तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण की वजह से होता है, पवन, या फिर दूसरा है पवन अपर्दन की वजह से, तीसरा नव निर्मात गतिविधि है, या चौथा शैलों का गिरना है। तो इसमें से कौन सा आंसर बेस्ट होगा बताइए। देखिए इसमें जो है पवन की वजह से अपर्दन होगा, तो पवन जो है यानी हवा तो पूरी तरीके से अपर्दन नहीं कर सकती, इरोजन नहीं कर सकती, और मानव निर्मात भी नहीं है। मानव जो है समुद्र के पास जाकर जो है अलग से निर्मात थोड़ा ना करेगा गुफाएं, अलग से उसको जो है वहाँ पर कुछ रहना है। लास्ट है शैलों का गिरना, इसमें जो है रॉक्स का गिरने की वजह से भी नहीं होती है। तो ये किस वजह से हो रही है? ये हो रही है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है समुद्री गुफाएं बनती हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स की वजह से जो है ये कटती चली जाती हैं पहाड़ियाँ और अंदर जो है गुफाओं का रूप ले लेती हैं। इस तरीके की गुफाओं का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। तो स्थान जब बदलता है तो उससे जो है जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उसमें भी परिवर्तन होता है। बात सही है। सदाबहार वृक्ष, जो सदाबहार वृक्ष जो होते हैं वो होते हैं जो हमेशा जो है उनमें ग्रीन जो लीव्स होती हैं वो हमेशा होती हैं, वो हमेशा खिले रहते हैं। भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? पूछा है कि भूमध्यवर्ती प्रदेश के पास ही सदाबहार जो वन है वो क्यों होते हैं। तो आपको बताना है कि भूमध्यवर्ती प्रदेश जो है वहाँ की जो जलवायु होती है वो किस तरीके की होती है। तो वहाँ पर जो है जलवायु कैसी होगी? देखिए सदाबहार वन होंगे तो वहाँ के लिए क्या चाहिएगा? पानी चाहिएगा। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी वर्षा से, ज़्यादातर हम जो है वर्षा से ही मिलता है हमें। तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर ही सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो वर्षा की मात्रा कहाँ अधिक दी हुई है? मध्यम तापमान, मध्य वर्षा, तो मध्य वर्षा तो नहीं चलेगी। तो सेकंड ये ऑप्शन में आपका दिया गया है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान। भारी वर्षा भी तब होगी जब उच्च तापमान होगा। उच्च तापमान से वहाँ का जो है इवेपोरेशन होगा, पानी का इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद जो है वो बारिश के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस ज़मीन पर आएगा। तो उसी से भारी वर्षा होगी और इसी से ही आपके सदाबहार वन जो हैं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अगला आ गया है अक्षांश के बारे में पूछा गया है। अक्षांश कौन से होते हैं? यही होते हैं जो लेटी हुई रेखाएं हमने बात की। जो 23.5 डिग्री उत्तर में है ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में है ये मकर रेखा है, जिसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में। और वहीं जो है नॉर्थ में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हैं हम 23.5 डिग्री को। और जो 0 डिग्री है उसे हम विषुववृत्त व्रत बोलते हैं या फिर इक्वेटर बोलते हैं। 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल बोल रहे हैं नॉर्थ में, और नॉर्थ में उसे
उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव व्रत बोल रहे हैं, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल बोल रहे हैं 66.5 डिग्री साउथ में, और इसे जो है दक्षिणी ध्रुव व्रत बोल रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड है। उत्तर ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है क्या? यहाँ पर पूछा है उत्तर ध्रुव व्रत। उत्तर ध्रुव व्रत कहाँ है? उत्तर ध्रुव व्रत तो यहाँ पर है, 23.5 डिग्री उत्तर में ही है। किसके? इन्होंने बोला है विषुवत रेखा के, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के, तो बात बिल्कुल सही है। आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल जो है इक्वेटर के नॉर्थ में ही स्थित है। पर एक बात यहाँ पर गलत लिखी है, यहाँ पे पूछा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री थोड़ी ना है, वो 66.5 डिग्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है 66.5 डिग्री, इसलिए गलत हो जाता है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा आपने देखी, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है। तो गुजरती है, दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध, और अगर नहीं पता आपको, 0 डिग्री से ऊपर जो है ये जो है उत्तरी गोलार्ध होगा, और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाला है 0 डिग्री से नीचे, वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाता है, और हमसे सही पूछा था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय व्रत यहाँ पर दिया हुआ है 23.5 डिग्री होता है, दक्षिण में होता है, पर ये 23.5 डिग्री नहीं होता, 66.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध में होती है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं होती, ये नॉर्थ गोलार्ध में होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा कौन सी होती है? अभी हमने जाना कि ग्लोब को जो है 2 भाग में काटती है। कौन सी रेखा काटती है? विषुवत व्रत, यानी इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसे बीच में से 2 भाग में बांटती है। तो हमारा जो विषुवत व्रत यानी इक्वेटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ग्लोब के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। ग्लोब आपने देखा, लैटिट्यूड्स होती हैं, लेटी हुई रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, बात बिल्कुल सही है, खींची गई हैं। अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है पृथ्वी, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे जो है टिल्ट हुआ है, तो झुकी हुई है अपने जो है अक्ष पर। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल सही, वास्तविक प्रतिरूप है। और पृथ्वी जो है अंडाकार आकृति में है, ये अंडाकार आकृति में नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारा जो है फोर्थ जो है ऑप्शन गलत हो गया, तो यानी ABC करेक्ट है। ABC हमारा ऑप्शन 4 में है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। तो समताप मंडल की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो क्यों जो है जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्यों अच्छी होती है? क्या यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है इसलिए, या निम्न वायुदाब होता है इसलिए, या बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है इसलिए, या आंधी वाली परिस्थिति होती है? देखिए, आंधी वाली परिस्थिति होगी तो क्या वहाँ पर हम जहाज लेकर जाएंगे, हवाई जहाज? ये तो गलत हो गया। और ना ही इसका उच्च दाब और निम्न दाब से रिलेशन है कोई। थर्ड है हमारा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना ही इसका एक कारण है, जिसकी वजह से जो है ये जो है हवाई जहाज जो है जो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो आपको जो है लेयर जो है एटमॉस्फेयर की पता होंगी। सबसे पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। नेक्स्ट आ गया है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है आपको इन दोनों को मिलाना है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, रेडियो प्रेषण कहाँ पाई जाती है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, और पतली वायु किसे कहते हैं। देखिए, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए। देखिए, ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेषण जो है हमारी बाह्य वायुमंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? सबसे पहली परत में शोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। और जो पतली वायु जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो बहिर्मंडल है, वो पतली लेयर है। तो ये ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाता है। ये जो है हमारे शोभ मंडल, सबसे पहले शोभ मंडल आती है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल जिसे बाह्य मंडल भी कहते हैं, ये हमारा 4th नंबर पे आता है, और 5th नंबर पे हमारा बहिर्मंडल आता है।
तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स हुई। यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म महासागरीय जलधारा है, ये गर्म क्यों है यही पूछा गया है कि ये गर्म जो जब महासागरीय जलधारा है इसका गर्म होने का कारण क्या है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। देखिए कोई जो है अगर जलधारा जो है ध्रुवों से चलेगी तो ध्रुव कैसे हैं, ठंडे स्थान है वहाँ पर, तो ठंडे स्थान से चलेगी तो वो कैसी होगी जलधारा, ठंडी होगी। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है भूमि के नीचे से गर्म होती है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। गर्म पानी के झरने द्वारा गर्म होती है, गर्म पानी के झरने के द्वारा जो है जलधारा गर्म होगी, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा में हमने जाना कि भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो जो है स्थान गर्म होता है और उसी के कारण की वजह से जो महासागरीय जलधारा जो कि गल्फ स्ट्रीम जिसकी बात हो रही है वो जो है गर्म होती है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, जिसके कारण जो है ये गर्म जलधारा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इनमें से आपको मैच करना है कृषि के प्रकार और उनके क्षेत्र और प्रदेश। तो बताइए कौन सा इसमें बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट जो है होगा, किसके साथ कौन सा मैच होगा बताइए। देखिए स्थानांतरित कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि जो है कहाँ होती है, सघन वन वाले, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में होती है स्थानांतरित कृषि। और वहीं जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है, ये हमने जो है शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होगी, गहन निर्वाह कृषि होगी जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड एरिया होगा, वहाँ पर जो है एक भी एरिया छोटा सा भी छोड़ा नहीं जाएगा और उसमें जितने ज़्यादा जो है हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हम मशीन यूज़ कर सकते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि गहन निर्वाह कृषि यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं वो की जाती है। और चलवासी पशुचारण जो है कहाँ किया जाता है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाता है। और ये थी आज की हमारी क्लास। तो ये आज अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो और भी प्लेलिस्ट हैं आप उससे जो है अपनी जो क्वेश्चंस हैं PYQ वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।